तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। क्लासरूम में हम वो कौन कौन सा उपाय लगाएं या क्या क्या करेंगे तो क्लासरूम का कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के रूप में उसे क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहिए, ताकि जो संवाद होता है क्लासरूम में वो बेहतर हो सके, प्रभावी हो सके। हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो आप टॉपिक का नाम दे दीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। यह आप हेडिंग दे दीजिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूं। अब जब मैं बोलूंगा, आपसे पूछूंगा, तो आप अवश्य बोलिएगा अपना माइक ऑन करके, बीच में माइक मत करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखिए मैं लिख दिया हूं, आप यहां से नोट कर लीजिए। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि अगर कक्षा है, यानी अगर क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम में किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के इतने टाइप हम पढ़े हैं, संप्रेषण किस तरह का संप्रेषण होता है, कोई बता सकता है? फॉर्मल सर, फॉर्मल। फॉर्मल, चलिए फॉर्मल तो होता है। और कोई दूसरा बताए? वर्बल सर। वर्बल भी होता है। डिसिप्लिन सर। ये टाइप नहीं है। टाइप बताइए, टाइप। ग्रुप कम्युनिकेशन, ये ग्रुप कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। और बताइए, और कौन सा लगेगा? और एक बात बताऊं, एक तरह से ये फेस टू फेस है। हाँ, फेस टू फेस है। मास कम्युनिकेशन में भी ये आने लगा है। मास कम्युनिकेशन अपने परिभाषा में क्या है कि एक आदमी जब पूरे जन समूह को कुछ बता रहा है, तो आज की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, यूट्यूब के माध्यम से, ये जूम के माध्यम से, देखिए ना, हम एक साथ कई लोगों को बता रहे हैं ना, तो कहा जा सकता है ना कि ये भी जो है एक तरह का मास कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन भी है क्लासरूम कम्युनिकेशन। और एक आदमी अभी कोई बहुत अच्छी बात बताई, वो क्या था? एक सिलेबस सेंट्रलाइज भी होता है या किसी टॉपिक सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। सेंट्रलाइज तो हाँ, देखिए हम पढ़े तो नहीं है, मतलब टाइप के रूप में तो पढ़े नहीं है, बट वो सेंट्रलाइज होता है, पर्पसफुल होता है। उसके बाद फेस टू फेस। फेस टू फेस, तो ये कम्युनिकेशन का इतना रूप क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन के इतने सारे रूप क्लासरूम कम्युनिकेशन में आपको देखने को मिलता है। मेरी जो बात अच्छी लगेगी आप नोट कर लीजिएगा, जो मैं लिखूंगा आपको लगेगा कि इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो पर्पसिव होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। इस बात से किसी को एतराज? ये उद्देश्यपूर्ण संचार होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। किसी न किसी उद्देश्य से हम क्लासरूम में बातचीत करते हैं, बातचीत होती है। उसके बाद उसके पास संदर्भ होता है। संदर्भ रहित कोई भी संवाद होता नहीं है, तो पहले भी बता चुका हूं। लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन का संदर्भ पहले से डिसाइड है। जैसे इस क्लासरूम का संदर्भ यह है कि अभी हम लोग कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं। तो ये तो तय है ना कि जो भी हम बात करेंगे इसी के आसपास रहेंगे, इसी पर फोकस रहेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हम बात क्लासरूम कम्युनिकेशन की कर रहे हैं और पूरी बात हम लोग धारा 370 पर बात करेंगे। ऐसा तो नहीं करने वाले हैं ना। हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन पर एक संदर्भ लेकर चल रहे हैं। तो संदर्भ होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है,
ठीक है, डिसिप्लिन की डिमांड होती, ये सारे इसके फीचर्स है। आप समझते हैं कि जब हम क्लासरूम बोल रहे हैं, अगर मैं क्लासरूम कहा तो क्लासरूम किससे किससे मिलकर बनता है? क्लासरूम बनता किससे है? तो टीचर से, यानी शिक्षक से। और किससे बनता है? स्टूडेंट से, यानी विद्यार्थी से। सर एनवायरमेंट। और किससे बनता है? सिलेबस से, यानी कंटेंट जिसको कह लें, कंटेंट से। और किससे बनता है? इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट से। जी संध्या बताएं, क्या बोलना चाहती हैं? मैनेजमेंट से। भाई क्लासरूम की कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए, बिना मैनेजमेंट की कोई क्लासरूम कैसे हो सकती है? क्या इस बात से ऐतराज है, आपत्ति है? नहीं ना, व्यवस्था तो होती है ना क्लासरूम में। उसके बाद वहां का मीडियम से, मीडियम भी होता है कि आखिर किस माध्यम से क्लास हो रही है। जैसे हमारा ये देखिए, मैकेनिकली हम जुड़े हैं, जूम के माध्यम से वेब पर क्लास हो रही है हमारी, तो एक माध्यम भी जरूरी है क्लासरूम में। फेस टू फेस माध्यम हो सकता है, मैकेनिकल मीडियम हो सकता है, रेडियो से क्लास हो सकती है कि नहीं बताइए तो इन्वायरमेंट में चलिए हम ये रख लिए कि जैसे आप लोग क्लासरूम, जैसे बिल्डिंग हो गई, पीपल के पेड़ के नीचे हो गया, माने कोई भी फिजिकल इन्वायरमेंट मायने रखता है, ये हर तरह का इन्वायरमेंट। क्लासरूम में इतने सारे तत्व शामिल हैं और इन सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक क्लासरूम का निर्माण होता है, एक कक्षा का निर्माण होता है। ऐसा मत समझिए कि केवल टीचर और स्टूडेंट मिल गए ना तो क्लासरूम बन जाएगा, नॉट एट ऑल। उसमें एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के व्यवस्थापक होते हैं। भले व्यवस्था के व्यवस्थापक मुख्य रूप से शिक्षक ही हो गए, लेकिन उनका दो रोल हो जाएगा उस समय, एक मैनेजमेंट का भी रोल हो जाएगा और एक टीचर का भी रोल हो गया। अगर इसी क्लास को मैनेज करने वाला कोई और होता तो मेरा काम क्या होता? सीधे आता, पढ़ाता, निकल जाता, चला जाता। लेकिन यहाँ डबल रोल प्ले करना पड़ रहा है ना, और अगर व्यवस्थापक का रोल ना निभाऊं तो ये बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा या कक्षा संचालित हो पाएगी बेहतर? नॉट एट ऑल। विद्यार्थियों की भी भूमिका है। विद्यार्थियों की भूमिका कैसे है हम उस पर विस्तार में बात करेंगे। सिलेबस की भी भूमिका है। सिलेबस कैसा है उससे भी क्लासरूम डेवलप बनता है। मीडियम कैसा है, किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये सारे अवयव मिल करके जो है कि एक कक्षा का निर्माण करते हैं। जी अब बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक में बोली, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? किसी को कोई असुविधा? किसी को भी कोई असुविधा? सर क्लासरूम में टीचिंग टूल्स नहीं आएगा? मीडियम्स हो गया, माध्यम। टीचिंग टूल्स में आप माध्यम से, हाँ टीचिंग टूल्स भी लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। मीडियम में तो ठीक ठीक ठीक, एकदम एकदम स्वाति बोली ना, एकदम टीचिंग टूल्स भी लिख लीजिए। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, वो भी होता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो टूल्स यूज करते हैं। जैसे मैं टूल्स यूज ही कर रहा हूं, देखिए ये टूल है, पेन है, टूल आपका किताब एक टूल हो सकता है, ब्लैक बोर्ड टूल, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, दैट ये टूल है। अगर हम कोई चार्ट वगैरह ला रहे हैं वो भी एक टूल है। प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज टूल है। ठीक है, माइक यूज कर रहे हैं तो टूल है। तो टीचिंग टूल भी मैंने रखता है। सर टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, हाँ हाँ ये भी रखता है, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे टीचर वाले में।
चलिए, इसके अलावा किसी के बारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है तो नोट करके चलने मत डिसिप्लिन हो दीजिए। सकता है सर, जी बताएं। डिसिप्लिन क्लासरूम का, क्या क्या? क्लासरूम का डिसिप्लिन। हाँ, तो टीचर्स वो बात करेंगे, मतलब ये सारे अव्यय। चलिए आप देखिए, अब हम लोग टीचर्स के साथ यानी शिक्षक के साथ जो भी जुड़ा है फैक्टर्स, जो कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकता है, उसको पढ़ते हैं। इतने सारे अव्यय हम पढ़े हैं, उनमें टीचर वाला फैक्टर्स को अब पढ़ते हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए। टीचर अगर कैसा होगा तो संवाद बेहतर स्थापित कर पाएगा या संवाद की प्रक्रिया बेहतर स्थापित हो पाएगी। शिक्षक को कैसा होना चाहिए क्लासरूम में या जीवन में या डिसिप्लिन में या शिक्षण संस्थान में, यानी एक शिक्षक को संवाद बेहतर करने के लिए क्या क्या जरूरी है, अनिवार्य है, उसको समझिए। और ध्यान रखिए, इस पॉइंट को शिक्षक के रूप में सिर्फ नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से ही मत पढ़िएगा, अपने जीवन में भी इसका समावेश कर सकते हैं आप, तो एक बेहतर शिक्षक बन जाएंगे। एक बेहतर शिक्षक एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकता है और करोड़ों सभ्य नागरिक बना सकता है। तो शिक्षक की एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसको बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। टीचर्स के रूप में आप क्या करेंगे, कैसा रहेंगे, तो आपका सबसे पहले तो आपके पास प्रभावी संप्रेषण स्किल होना, प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए। यानी एक आपको पता है ना कि एक कम्युनिकेशन इज एन स्किल, एक स्किल है, ये कौशल है। तो शिक्षक के पास अगर प्रभावी संप्रेषण कौशल नहीं है, बेहतर संवाद स्थापित करने की कला जो है वो नहीं है अगर, तो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और इफेक्टिव क्लासरूम नहीं हो पाएगी। जैसे इफेक्टिव टीचर के पास कौन कौन से गुण हैं, प्रभावी कौशल, जैसे राइटिंग का हो, रीडिंग का हो। पढ़ने में उच्चारण गलत कर पा रहा है टीचर, तो लड़के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? आप अपने क्लास में गलत लिखिए, गलत पढ़िए। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी भाषा के साथ साथ कल्चरल नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी LSRW आता है, LSRW मैं कर चुका हूं एक्सप्लेन, इसलिए अब इस पर टाइम नहीं देंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कल्चरल नॉलेज के साथ जब कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक शिक्षक के पास प्रभावी कौशल होना चाहिए। अब एक मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे कि क्या इस कम्युनिकेशन है ये जन्मजात क्षमता है कि अर्जित क्षमता है? मतलब ये अर्जित क्षमता है कि हम पहले से लेकर आते हैं, पैदा होते हैं तो लेकर आते हैं ये क्षमता संप्रेषण का, या यहाँ अर्जित करते हैं हम लोग? अर्जित। करते हैं। कुछ सर जन्मजात भी होता है। जन्मजात क्षमता। अच्छा, जन्मजात क्षमता है। मतलब मैं 2010 के करीब जब मैं था ना, मुझे एक शब्द हिंदी बोलने भी नहीं आती थी और अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती थी। 2010 की बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। 2010 के करीब में मुझे 95% मूर्ख टाइप का था मैं। ये क्या बोल दिया मैं? कहने का मतलब ये कैसे जन्मजात है भाई, सीखना पड़ता है ना, अर्जन करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। ये स्किल एक्विजिशन एक्वायर करनी पड़ती है। जन्मजात। अरे बाप रे, कौन बोल रहा है जी, चिल्ला रहा है? विवेक, गौतम, देखो उनको मना करो।
चलिए, अनु जी हैं? लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट टीचिंग उसको वो अपने घर से सीखता है। अनु जी हैं? जी सर, हम आपको सुनना चाहेंगे कि संप्रेषण जो है ये कैसा कौशल है, ये जन्मजात है कि अर्जित किया जाता है? सर ये अर्जित किया जाता है, क्योंकि पहले दिन अगर हम किसी क्लास में कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो पहले दिन ही हम उसमें पूरी तरह से कुशलता हासिल नहीं करते। जब हम हमारी उसमें कमांड बनती जाती है तभी हम उसमें जो है निपुण हो पाते हैं, जब हमारा अभ्यास उस तरह से हो जाता है। मैं अभी इतना पूछा हूं कि संप्रेषण जो है ये बाय बर्थ मिलता है या इसको अक्वायर अर्जित करना पड़ता है सर, इसे अर्जित करना पड़ता है सर। इसका अर्जन करना पड़ता है भाई साहब, ये अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं है। जन्मजात आपको भाषा मिली हुई है बट लेकिन संप्रेषण का स्किल नहीं मिला हुआ। जन्मजात आपके पास क्षमता मिली हुई है, जन्मजात आपकी आंखों की रोशनी मिली हुई है, जन्मजात कुछ गुण मिले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संप्रेषण का कौशल भी मिला हुआ है। कौशल, देखिए कौशल का में अंतर है ना। गाने तो हम सबको आता है, सिंगिंग करने, गाना सिंग जो होता है ये कौन नहीं गाता है भाई बताइए तो? सब गाते हैं। खुलेआम नहीं गाते हैं तो बाथरूम में जाके गाते हैं, खुलेआम नहीं गाते हैं तो रजाई में घुस के गाते हैं, कमरा बंद करके गाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि सब के सब गायक है। तो गायक होना और गीत गाना ये दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है ये। वीरेंद्र जी बोलिए। गायक होना और गीत गाना दोनों एक ही काम है? नहीं, गीत तो हर कोई गा सकता है, हर कोई गा सकता है, लेकिन जो गायक है वह जब तक राग और यानी कहिए ना कि सिंगर वो है, अर्जित किया जाता है। सिंगर वो है जो इस स्किल को जानता है। सिंगिंग के स्किल को जानने वाला व्यक्ति सिंगर है, ठीक है? तो वैसे ही भाषा सबके पास ठीक है बट कम्युनिकेशन का स्किल सबके पास नहीं होती है, उसको अर्जित जो जितना अर्जित कर पाए, ठीक है? चलिए, तो एक शिक्षक के रूप में सर ये भी तो हो सकता है सर कि संप्रेषण कौशल जन्मजात हो लेकिन प्रभावी संप्रेषण कौशल अर्जित किया जाता हो। आप इसको कहने का तरीका, बच्चों को भी अगर भूख लगता, ऐसा है अगर आप कहने का तरीका आप बदल रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप कह सकती हैं कि प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए। मैंने टीचर के रूप में वही लिखा है कि टीचर के पास प्रभावी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। चलिए, दूसरा वो क्या उसके पास होना चाहिए? तो वो बेहतर संवाद कर सकता है। तो विषय वस्तु में दक्षता, विषय वस्तु जो है यानी जो कंटेंट है, सिलेबस जो है, विषय वस्तु में दक्ष होना चाहिए, दक्षता हो, सिलेबस में स्किल्ड हो। क्या लिखेंगे इसे? प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर्स, ऐसा लिख लीजिए। प्रोफिशिएंसी किताबी ही भाषा है, इन सब्जेक्ट मैटर, प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, एक बात यह है कि अगर स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लिया करिएगा, क्योंकि ये कलम से लिखने में थोड़ी सी अभी भी असुविधा है। तो प्रोफिशिएंसी, PROFICIENCY, इन सब्जेक्ट मैटर। यानी एक बात बताइए कि आपके पास ठीक है संप्रेषण स्किल बेहतर है, लेकिन आप विषय को नहीं जानते हैं, जिस विषय को पढ़ाने आप चले हैं शिक्षक के रूप में, तो क्या आप संवाद कर पाइएगा, संप्रेषण कर पाइएगा? वहां जाके बच्चों को हंसाना थोड़े है, वहां जाकर के बच्चों को रुलाना थोड़े है, वहां धमकाना थोड़े है, वहां पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाइएगा? जब आपके पास विषय का ज्ञान नहीं होगा
तो वहां क्या ये बताइएगा, हिंदी साहित्य में जाकर ये बताइएगा कि अचार कैसे लगाया जाता है, ये नहीं ना। अगर आप कविता पढ़ाने गए हैं तो कविता की समझ होगी ना, लय छंद का ज्ञान होना चाहिए ना। यानी कि प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, दक्ष हो, और कैसा दक्षता, एप्रोप्रिएट दक्षता हो। देखिए मतलब कहते हैं ना कि संभावनाएं तो सब में खुला है, कि जो व्यक्ति जितना सीखना चाहे वो सीख सकता है, लेकिन पढ़ाने के लिए उसको तब फिट मानेंगे कि वो एप्रोप्रिएट हो, यानी जितना चाहिए उतना, जितनी दक्षता की जरूरत है उतनी दक्षता उसमें हो, तब जाकर के वो बेहतर संवाद स्थापित कर सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? समझा पा ही रहा हूँ। चलिए, तो विषय वस्तु का ज्ञान तीसरा देखिए क्या है, और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता। विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता हो उसके पास। must have ability to understand the psychological state of a student, एक शिक्षक के रूप में ये बहुत चैलेंजिंग वाला काम। आपको ये कौशल तो आपको लानी पड़ेगी कि विद्यार्थी चाहते क्या है, वो कैसे चाहते हैं पढ़ना। नहीं तो आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, आप डरा के धमका के पढ़ा लीजिएगा, बलात् करके पढ़ा लीजिएगा, डर दिखा के, भय दिखा के पढ़ा लीजिएगा, नहीं। उसके मनोविज्ञान को समझने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये भी समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास कि वो चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये भी आपको ये विवेक क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही? रिकॉर्डिंग स्टॉप। आपका भैया मेमोरी ऊपर तो रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। जी, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, जब बच्चे थके हुए हो, जब वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, या जब आप उनके हिसाब से पूरा तो नहीं, कुछ कुछ नहीं चलिएगा, तो आप संवाद स्थापित नहीं कर पाइएगा। और एक बात बताऊं, हास्य का प्रयोग जानते हैं आप लोग? जिस कक्षा में हास्य का प्रयोग ना हो, एप्रोप्रिएट मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी ही नहीं कि पूरा का पूरा हास्य होता है, एप्रोप्रिएट मात्रा में ह्यूमर एंड फन भी आपको देनी होगी, जिससे विद्यार्थियों का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो वो बनता रहे, स्ट्रेस मैनेज होता रहे, नर्व्स रिलैक्स होता रहे, टेंस ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपको कहां हास्य का प्रयोग करना है अपने कक्षा में, इसका भी भरपूर ध्यान रखना होगा। और कितना
ना ज्यादा न कम, नमक जैसा, नमक जैसा। हास्य का प्रयोग कक्षा में नमक जैसा होना चाहिए। ना, नमक का मतलब क्या, अगर नमक ज्यादा भी हो जाएगा तो मूल जो पर्पस है खाने का खत्म हो जाएगा, और अगर नमक कम भी हो जाए तो स्वाद खराब हो जाएगा। ये नमक जो है जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्यार भी किसी को उतना ही दिया जाना चाहिए, नमक जैसा ही, ना कम ना ज्यादा। इसलिए नमक को ध्यान में रखिए और उसी के हिसाब से हास्य का प्रयोग करिए। कम करिएगा तो बोर हो जाएंगे बच्चे, कम करिएगा तो आपका लेक्चर प्रोलिक्स हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। लड़के फिर पीछे बैठ के वीडियो गेम खेलने लगेंगे, व्हाट्सएप से चैट करने लगेंगे अगर ज्यादा क्लास ज्यादा लोग हैं तो, या दिमाग से वहां नहीं रहेंगे। इसलिए हास्य का प्रयोग जरूरी है, ह्यूमर का प्रयोग जरूरी है। आज ज्यादा कर दीजिएगा तो फिर कंटेंट आप नहीं कर पाएंगे पूरा, फिर वो मूल भावना ही भटक जाएगी, फिर वो जोकड़ाई करने में आप लग जाइएगा। इसलिए हास्य का प्रयोग करके विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को, विद्यार्थियों के मेंटल स्टेट्स को रिलैक्स रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कक्षा के रूप में आप एक जहाज लेके चल रहे हैं जिसके पायलट आप हैं। कितनी ऊंचाई पर ले जानी है, कितने नीचे, कब लैंड कराना है, कब कैसे क्या करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर। द टीचर इज अ पायलट इन द क्लासरूम। मैं समझा पाया? मैं समझा पाया? बताइए। शिक्षक को एक मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत 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 बेहद जरूरी है साइकोलॉजी का। मन और को, विज्ञान चेहरा को, मस्तिष्क, आत्मा, उसके व्यवहार, उसकी रुचि, उसकी पसंद, सृजनशीलता वगैरह को देखा जाता है। और जब तक शिक्षक को ये नॉलेज ना हो तो उसकी ना ही रुचि को, ना ही सृजनशीलता को, ना ही व्यवहार को वह जान सकता है कि वह इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या किस स्वभाव का है। तो एक शिक्षक को फिलोसफर भी होना चाहिए। नेक्स्ट हाँ हाँ, जो मैं है वो आगे तो बताऊंगा कि फ्रेंड, देखिए बीरेन जी को स्क्रीन पर कर दीजिए, विवेक बीरेन जी को स्क्रीन पर करिए जरा, इनका वीडियो आ जाए। उनको कर सकते हैं स्क्रीन पर। एक शिक्षक को, एक टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, ये तीनों कहा गया है। टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। फ्रेंड किस रूप में? वो समझे आपकी भावना को, वो समझे आपकी भावना को कि वो किस रूप में, बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं। फिलोसोफर किस रूप में? तो एक रोल मॉडल भी बनता है टीचर। एक शिक्षक बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है समाज में और व्यक्तियों के जीवन में, एक रोल मॉडल। उसके पास जो आइडियाज होता है लोग उसे अपनाते हैं, विद्यार्थी उसे ग्रहण करना चाहते हैं। और गाइड किस रूप में? जो आपको रास्ता दिखाए, जो टॉर्च बियरर। आप चल रहे हैं तो शिक्षक आगे आगे टॉर्च लेकर चल रहा है, इस रूप में, गाइड के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, दोस्त के रूप में, तीनों भूमिका में होता है। अतः ये बेहद आवश्यक है एक शिक्षक के लिए कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क को समझे, उसके हाव भाव को समझे और चेहरे के भाव को देखकर ये समझ जाए कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं। सर गाइड में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा सर। जी बताएं। गाइड, कोच और मेंटर तीनों हाँ, होना चाहिए। कोच वही भी है होना चाहिए शिक्षक को, मेंटर भी। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जी बता दीजिए, अंतर बताएं। गाइड जो होता है वह किसी को गाइड कर सकता है, वह उसकी जो भी क्षमता होती है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकता है। जी बिल्कुल। कोच जो होता है उसकी स्किल क्षमता को निखारने का काम करता है। जी बिल्कुल। और जो मेंटर होता है वह सारी एबिलिटी, जितना भी उसमें क्षमता है, वो एक एक चीज, वो मनोवैज्ञानिक भी होता है, उसके पेरेंट्स का भी रोल अदा करता है, और मतलब सारा ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करता है मेंटर। कुल मिलाकर के ये तीनों शब्द जो है ना, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड में आ जाता है। फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर, कोच, हर ट्रेनर
सब कहेंगे, ठीक है, टॉर्च बियरर्स जो भी कहें, इसलिए बेहद जरूरी है कि विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझे। चलिए आगे आगे अब अगला बात करें, हमें बहुत सारी बातें करनी है इस पर। सर चौथा हो गया दार्शनिक। दार्शनिक फिलोसफर को दार्शनिक कहते हैं। देखो दार्शनिक इस सेंस में कहिए कि आपके आइडियाज को, आपके थियरीज को, आपके विचार को विद्यार्थी पसंद करते हैं और उसे अपनाना चाहते हैं। और मेरे एक बात मैं बताऊं, मैं कैसे शिक्षक बन गया। मैं कहां सपना देख रहा था फौज में जाने का, हैं, खूब देशभक्ति कूट कूट के भरी रहती थी। टीचर कैसे बन गया, ये देशभक्ति से कम थोड़े है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी देशभक्ति है। खैर, मैं अपने टीचर को रोल मॉडल मान लेता था कि उन्हीं के जैसा मुझे बनना है। मतलब जब भी क्लास में जाता था, क्योंकि वहां पर टीचर सर्वोपरि है, वो पूरा सब कुछ वहीं उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे लगता था कि यार वो आदमी है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। हमारे जो टीचर है ना, उनके पास लिमिटलेस पावर है। वो जब चाहे तब मुझे छुट्टी दे सकते हैं, जब चाहे तो खेलने के लिए भेज सकते हैं, जब चाहे तब हमें रोक सकते हैं, हमारे घर बात करके हमें पिटवा सकते हैं। यानी इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, तो क्यों नहीं हम भी टीचर ही बन जाए। और यही वाली फीलिंग्स जो है दिमाग में घर की, और फिर टीचिंग का काम करने लगा। और आज आपके सामने हूं, मतलब विद्यार्थी भी हूं। एक टीचर हमेशा विद्यार्थी भी रहता है। तो टीचर विद्यार्थियों का रोल मॉडल, रोल मॉडल शाहरुख खान सलमान खान नहीं होते हैं विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, वो टीचर होता है। इसलिए आपको जीवन में भी वैसा रहना होगा। आपका जीवन का पक्ष जो है, आपका व्यक्तिगत जीवन भी बेहतरीन होना चाहिए। ये नहीं कि घर में रोज झगड़ा करके और क्लास में आप लेक्चर दीजिए, चाइल्ड लेबर पर लेक्चर दीजिए और घर में बच्चों को रख करके काम कराइए। दैट्स नॉट गुड। आप अपने जीवन में भी उतना ही सुधार लाएंगे जितना कि आप बच्चों से अपेक्षा करते हैं। इसलिए टीचर की भूमिका ज्यादा है। आगे चलिए, एक शिक्षक को ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन, अच्छा, ये जब भी मैं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये क्यों? अगर ये सब होगा ना, तो बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकता है, बेहतर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण किया जा सकता है। तो इन सारे गुणों को आप प्रभावी कक्षा शिक्षण से जोड़ दीजिएगा। इन सभी गुणों को आप प्रभावी कक्षा शिक्षण से जोड़ दीजिएगा। एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर हम लोग कुछ चीजें इसमें से भी पढ़ेंगे जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इनहांस करेगा, और जब आपके कम्युनिकेशन को इनहांस करेगा तो खुद ब खुद क्लासरूम का कम्युनिकेशन इनहांस होगा, प्रभावी होगा, व्यवस्थित होगा, सुचारू रूप से चलेगा, सुचारू रूप से संचालित होगा। और यही तो हमारा प्रिंसिपल है, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो एक शिक्षक को ओपन माइंडेड होकर कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर वो संकीर्ण रहेगा, फैनेटिक रहेगा, धर्म विशेष के प्रति, जाति विशेष के प्रति, जेंडर विशेष के प्रति, दिन रात ऐसा दिमाग में लड़कियों के प्रति नफरत भरेगा, वो शिक्षक बन सकता है? दिन रात एक धर्म विशेष के प्रति एक नफरत भरेगा, वो शिक्षक बन सकता है? दिन रात यही डिस्क्रिमिनेट करेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, भोजपुरी मीडियम, चाइनीज मीडियम, मीडियम पर जब वो एक फर्क बनाकर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो शिक्षक कैसे बनेगा? तो ओपन माइंडेड होने का मतलब ये है कि शिक्षक के रूप में आप जीवन पर्यंत विद्यार्थी होते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या होते हैं? लर्नर होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला। टीचिंग में लर्निंग इंटेल है। सुनिए एक बात, जो ये टीचिंग है ना, इसमें शामिल है लर्निंग। यानी आप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप सीख भी रहे हैं। और एक बात बताऊं, जीवन में मैं 95% पढ़ा कर सीखा हूं, 5% ही पढ़ के सीखा हूं। मैं अपने जीवन में जिस दिन मुझे पढ़ानी नहीं होती है ना,
उस दिन मुझे लगता है कि आज हॉलीडे है, उस दिन लगता है कि कुछ करना ही नहीं। पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ता हूं, और जो पढ़ाता हूं तो बहुत कुछ सीखता हूं। तो ध्यान रखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। भाइयों को पढ़ाइए, दोस्तों को पढ़ाइए, अपने ग्रुप में पढ़ाइए। पकड़ पकड़ के पढ़ाता था मैं अपने क्लास के लड़कों को। कोई उसमें पढ़ते थे, कोई नहीं पढ़ते थे, कोई मजाक उड़ाते थे, बट कोई नहीं। उनमें से बहुत ऐसे हैं जो आज इसी क्लास में आते भी होंगे या बाहर की क्लास में पढ़ते भी होंगे। एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि क्लास में जो मेरे स्टूडेंट थे, मैं बाहर कोचिंग में गया तो वो मेरे स्टूडेंट थे। बीएचयू की कक्षाओं में वो मेरे विद्यार्थी सहपाठी थे, बाहर मैं नेट जेआरएफ की कोचिंग में पढ़ाने लगा तो वहां वो मेरे विद्यार्थी बने। जब देखे तो उनको कि अरे ये क्यों आप आ गए, यहाँ पढ़ाते हो क्या? हाँ भाई पढ़ाता हूँ। तो ये मैं अपने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, खैर सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाने के उद्देश्य से कुछ चीज सीखते हैं ना तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल बना रहता है, और पढ़ाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो ओपन माइंडेड का यहाँ कंसेप्ट ये है कि सीखने की लालसा और सीखने की पॉसिबिलिटी शिक्षक के रूप में आपको हमेशा बनी रहती है, और लालसा होनी चाहिए। जिस दिन आप ये मान लिए अपने आप को कि अब हम तोप सिंह हो गए, तीसमार खान हो गए, अब हम हो गए, आप सीख लिए, उसी दिन आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा और आप बेहतर शिक्षक नहीं बन पाइए। एक शिक्षक मरते दम तक सीखता है। हालांकि हम सब मरते दम तक सीखते हैं, जीवन के अंतिम दिन तक सीखते हैं। एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा भले जो है कि लंबा हो रहा है तो आप लोग बर्दाश्त करिए, क्योंकि हमें आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा निखार देना है। चाणक्य का नाम आपने सुना है? चाणक्य का, चाणक्य का नाम सुना है? विष्णुगुप्त, सब लोग सुने होंगे। हाँ, अर्थशास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं, जो भी चाणक्य जानते हैं। मगध भी जानते हैं आप? खानानंद का विनाश कराने और चंद्रगुप्त को राजा बनाने में इनकी भूमिका गुरु के रूप में सब लोग जानते हैं। ये जानते हैं जीवन के अंतिम दौर में जब मगध पर आक्रमण करना था, उस समय भी ये बहुत कुछ सीखे थे। और किससे सीखे थे? एक बात बताएं, कहा जाता है कि एक अनपढ़ महिला से सीखे थे। मगध, जैसे ये मगध राज्य है, राजा यहां है, तो चाणक्य बाहर से, वो तो निष्कासन ले लिए थे ना, मतलब उनको अब बाहर निकल गए थे, आक्रमण डायरेक्ट यहां करने की सोच रहे थे। आसपास के इलाकों से सैनिक बना करके डायरेक्ट इस सिंहासन पर चढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे, और बार बार असफल हो जा रहे थे। तो एक मिथक है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के वो कहीं जा रहे थे, तो एक औरत अपने बच्चे को एक रोटी, या कहीं कहीं लोग कहते हैं पुआ, एक पुआ बनाकर दी, तो उसका बच्चा, रोटी या पुआ कुछ भी समझिए, उसका बच्चा बीच में डायरेक्ट हाथ डाल दिया। तो सोचिए कि फूली हुई रोटी है और डायरेक्ट आप बीच से तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो उतना जलेगा ना, भाप से हाथ जल जाएगा, उसका हाथ जलेगा, बहुत भयंकर जलेगा। तो उसका बच्चा, जो महिला का बच्चा जो था, बार बार बीच में अंगुली लगा दे रहा था। तो महिला बोली कि लग रहा है तुम भी चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हो। और चाणक्य इस बात को सुन लिए और एक ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें कि पहले बॉर्डरिंग एरियाज को, जैसे रोटी को हम, अगर गरम रोटी भी है तो हम उसके किनारे किनारे को जब तोड़ देते हैं धीरे धीरे, तो अंत बीच में पहुंच जाते हैं। किनारे किनारे को तोड़ तोड़ करके आप कितनी भी गरम रोटी है तो खा सकते हैं। तो यही बात है कि अगर घनानंद या धनानंद, जो भी, घनानंद पर आक्रमण करना है
तो डायरेक्ट यहां आक्रमण मत करो, इन सब इलाकों को अपने मिलाओ प्यार से चुचकार करके, इन सब इलाकों पर अपना छाप छोड़ो। बॉर्डरिंग एरिया पर, तो बॉर्डरिंग एरिया को जब जीत लोगे तो यहां जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहते हैं कि चाणक्य को इस बात का ज्ञान उस महिला से हुआ, उस उदाहरण से हुआ। और चाणक्य तो पहले से विश्वविख्यात गुरु थे, कुलपति थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। तो सोचिए कि जब चाणक्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में सीख सकते हैं तो ये कहानी कितनी रोचक है और कितना ज्ञान देने वाली है कि नहीं, बताइए। कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो अगर चाणक्य ओपन माइंडेड नहीं होते, आइए अब ओपन माइंडेड को जोड़ दीजिए, अगर चाणक्य ओपन माइंडेड नहीं होते तो क्या ये वाली बात वो समझ पाते? नहीं ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शिक्षक के रूप में हमेशा हमेशा आपको सीखना पड़ता है, उन गुणों का प्रयोग करके, उस ओपन माइंडनेस का प्रयोग करके आप बेहतर कक्षा संप्रेषण कर सकते हैं, एबिलिटी ला सकते। आगे नेक्स्ट लिखिएगा, मैं पॉइंट अब ये कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। चलिए, कर्तव्यनिष्ठ या ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी, अखंडता, ईमानदारी, अखंडता, ईमानदारी और अखंडता आपके अंदर होनी चाहिए। ईमानदारी इस सेंस में कि छल कपट आपको नहीं करना है, बच्चों से भी नहीं करना है और जीवन में भी नहीं करना है। और अखंडता, रेगुलरिटी मेंटेन करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर बच्चे भी करेंगे। जब आपके पास नहीं रहेगी तो आप बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? और जब बताइए कि अगर क्लासरूम में इंटीग्रिटी ना हो, ऑनेस्टी ना हो, तो संवाद बेहतर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है ठीक से? रेगुलरिटी मेंटेन ना हो तो क्या हम जो बताना चाहेंगे आप समझ जाएंगे? अगर आप क्लास छोड़ रहे हैं तो मेरी पूरी बात समझ पाएंगे? या मैं ही 10-10 दिन क्लास ऑफ कर दूं तो क्या मैं उस भावना के साथ, उस ऊर्जा के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं ना। तो इसलिए शिक्षक के रूप में अगर आप बेहतर प्रभावी संप्रेषण करना चाहते हैं क्लासरूम में, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी इन योर लाइफ एंड इन क्लासरूम। समझ गए मेरी बात? कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए शिक्षक को, ये भी लिख लीजिएगा ये शब्द, ईमानदार, अखंडता को बरकरार रखने वाला, इंटीग्रिटी और कर्तव्यनिष्ठता। ठीक है, चलिए आगे। अगला, एक शिक्षक को, देखिए ये वाली थोड़ी बात तो मजेदार है। रीइंफोर्समेंट एक शब्द सुने हैं? पुनर्वलन, पुनर्वलन का सिद्धांत आप लोग बीएड किए होंगे तो बहुत अच्छा से जानते होंगे। रीइंफोर्समेंट करने की आपके पास कला होनी चाहिए। देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बस ये रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार किसी को समझाना, बार बार प्रयास कराना, अभ्यास कराना। पुनर्वलन यानी जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं ना, पुनः बल देते हैं, बार बार उस पर बल देते हैं। आपने एक फिलोसफर स्किनर ने दिया था जी, बीएफ स्किनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैब्लो का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, थॉर्नडाइक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग उसमें तो विद्वान होंगे भाई, बीएड करके आए होंगे आप लोग, जो भी बीएड किया होगा उन लोगों के लिए ये सब तो एकदम बच्चा वाला होगा। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट बीएड नहीं किए हैं। माइक बंद कर दीजिए जिसका भी हो। विवेक देखिए माइक कौन खोल दिया अनावश्यक।
तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि आप बार बार जब अभ्यास बच्चों को कराइएगा ना तो वो सीख जाएगा। तो ये गुण होना चाहिए आपके पास रीइंफोर्समेंट का। और एक चीज और, रिवार्ड भी देना। रिवार्ड यानी प्रशस्ति देना, पुरस्कार की भावना, यानी पुरस्कार का वितरण भी करना होगा। और वो पुरस्कार का मतलब ये नहीं होगा कि रोज उनको टॉफी बांटिए, रोज उनको ले करके गिफ्ट दीजिए, ये नहीं। प्रशस्ति थोड़ा अच्छा उनको बोल दीजिए कि हाँ अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जीवन में बहुत होप दिखाइए। कि यहाँ तो भाई साहब ऐसे ऐसे शिक्षकों को देखा हूं कि कुछ भी करके ले जाओ ना, बिना देखे कह देता है कि ठीक नहीं है। देखे हैं अपने जीवन में ऐसे शिक्षक कि आप कितना भी बेहतर करिए, आपके वो प्रशंसा को, आपके वो जो प्रतिभा है ना, उसका आदर सम्मान नहीं करेगा और इस रूप में डिमोटिवेट करता है। अगर इस बिहेवियर से, अगर ऐसा बिहेवियर वाला टीचर है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको डिमोटिवेट करता है, फिर आप इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा विषय के प्रति। इसलिए शिक्षक के रूप में आपको हमेशा बच्चों को रिवार्ड देना है, तभी जाके आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। रिवार्ड का मतलब यहाँ पर पुरस्कार का मतलब ये समझिए कि उसको प्रशस्ति देनी है। अगर अच्छा कर रहा है तो हाँ कहना है कि तुम अच्छा कर रहे हो, उसको शाबाशी देनी है। थोड़ा टॉफी वॉफी दे दिए तो और बात है, अगर दिलदार हैं आप, थोड़ा खर्च वगैरह करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप दे दीजिए। लेकिन ये नहीं कि वो कितना भी बेहतर किया और आप उसको डांट दिए, अच्छा नहीं किए हो, अच्छा नहीं किए हो, ठीक नहीं किए हो। तो इससे उसकी जो क्षमता है कम होगी, और जब क्षमता कम होगी तो क्लासरूम कम्युनिकेशन अप्रभावी होगा, अप्रभावी हो जाएगा, क्योंकि वो सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं रहेगा आपके तरफ। तो ये दोनों रीइंफोर्समेंट, आप समझिए हैबिट यानी कि प्रयास, अभ्यास कराना, और रिवार्ड देना यानी प्रशंसा, प्रशस्ति या पुरस्कार देने की भावना आप में होनी चाहिए। और इसके 8 हो गया। 9, टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल होना चाहिए आपके पास। टीचिंग इज एन स्किल, टीचिंग इन आर्ट एंड साइंस बोथ। कैसे पढ़ाया जाए ये आपको जानना चाहिए। टीचिंग हालांकि टीचिंग मेथड और मेथड, स्किल दोनों। हाँ टीचिंग मेथड, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल आपके पास, शिक्षण कौशल लिख लीजिएगा। एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, आप किस मेथड से यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड। 3 तरह का मेथड होता है टीचिंग, 3 मेथड से होता है, मतलब 3 मेथड होता है। कौन कौन बताइए। उसको क्या कहते हैं? नहीं, लेबल होता है, चलिए वो लेबल है, सॉरी। अंडरस्टैंडिंग लेबल, हाँ वो जो है लेबल है, वो understanding, मेथड नहीं है, लेबल है, लेबल है। हाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन किस मेथड, किस लेवल के बच्चे हैं, इसलिए वहां कौन सा मेथड यूज करें। देखिए मेथड क्या है, मेथड, लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव मेथड, ये सब डिस्कशन मेथड, मेथड है ये सब। किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, असाइनमेंट मेथड, these all are the teaching methods। कौन किसका यूज कहां करना है आपको समझिए। एक बात बताऊं, मुझे इस क्लास में सिर्फ लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए ना तो मेरे लिए बहुत उबाऊ होगा, चाहे किसी भी क्लासरूम में, क्या आइए और लेक्चर देके चले जाइए। मैं बातचीत करके पढ़ाना चाहता हूँ, डिस्कशन करके, इंटरेक्शन करके, शेयर करके। आप भी जो अंदर चल रही है वो भी बोलिए, मैं जो चल रहा है वो भी बता रहा हूँ। हम दोनों का मैच होगा तो आपकी जो अंदर जो चीजें हैं ना छुपी हुई है वो खिल जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगी। तो एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब 1000 लोगों के बीच में आपसे बोलने के लिए कहा गया तो आप सबसे संवाद करने लगिए, तब तो हो गया, टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। तो कौन सा विधि कब प्रयोग किया जाए, इसका ज्ञान, इसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। तो knowledge to use appropriate teaching method, then you will be able to establish
बेटर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। ये ज्ञान होना चाहिए कि किस शिक्षण विधि का प्रयोग कब करें, तब जाकर के आप बेहतर संवाद कक्षा में स्थापित कर पाएंगे। क्या मैं समझा पाया? तो शिक्षक के साथ प्रमुख रूप से ये सारे विशेषताएं हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज और लो, कर लीजिए, नॉलेज ऑफ यूजिंग टूल्स। जो आप शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री है, उसका भी यूज करने आना चाहिए आपको, उसका भी यूज करने आना चाहिए। अगर वो यूज करने नहीं आता है तो फिर क्या? मतलब आप सोच के देखिए, मेरे लिए 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ इस जूम पर जब आया तो, लेकिन सीखा ना, वीडियो देखा यूट्यूब पर कि बेहतर कैसे ये किया जाएगा। टीचिंग टेक्निक होना चाहिए, टीचिंग टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज आप करने आना चाहिए, दैट्स ऑल। और एक बात अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, शिक्षक स्वयं एक धर्म। शिक्षक एक धर्म है, शिक्षण एक धर्म है, इसलिए आपका शिक्षक के रूप में शिक्षण धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म से शिक्षण धर्म, पक्षपात नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व का वही। ज्ञान होना चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है, बहुत है। देखिए, एक इन्होंने एक अच्छी बात कही, उसको नोट कर लीजिए, वीरेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, अंतर विषयक संबंधित ज्ञान, ठीक है ना, अंतर विषयक ज्ञान हो, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मैथ के टीचर है, तो आप अपने आप में रिजिड मत होइए कि हम सिर्फ मैथ ही जानते हैं। अरे मैथ ऐसा थोड़े है कि वह जीवन से अलग है। जीवन एक ऐसा है ना जिसमें जीवन से बढ़ के कोई विषय नहीं है, और सारे विषय जीवन है, हर विषय में जीवन है, हर विषय में फिलॉसफी है। तो फिलॉसफर क्यों बोला गया है टीचर को? कि टीचिंग करते दौरान उसको अंतर संबंधित विषयों का ज्ञान होना चाहिए। और एक बात बताऊं, चलिए एक और बात समझ लीजिए, हालांकि ये तो हम लोग टीचिंग मेथड में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां भी पढ़ लीजिए। कोई विषय एक दूसरे से अलग नहीं, कोई विषय एक दूसरे से अलग नहीं, सब विषय आपस में संबंधित है, हर विषय संबंधित है। और सारे विषयों को अगर एक बना दिया जाए तो क्या हो जाता है? फिलॉसफी। जी, अगर कोई कहे कि दुनिया में कोई एक पढ़ाई का विषय बताओ, तो बता दीजिएगा दर्शन। फिलॉसफी ही सबसे सर्वोपरि है, या सारे विषयों का जड़ है, एक तरह से कहा जाए। सबकी फिलॉसफी है। व्हाट इज फिलॉसफी? टू गो इनसाइड। तो हर विषय में फिलॉसफी है, और हर विषय एक दूसरे से संबंधित है। अब एक बात बताइए ना, ये जो हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, ये हिस्ट्री क्या है? किसी जमाने की सोशियोलॉजी तो है, किसी जमाने की सोशियोलॉजी को ही तो आप हिस्ट्री कह रहे हैं, किसी जमाने की पॉलिटिक्स को ही तो आप हिस्ट्री कह रहे हैं, किसी जमाने की एजुकेशन सिस्टम, किसी जमाने की सोशल सिस्टम, किसी जमाने की इकोनॉमिक्स, किसी जमाने की विमेन स्टडी, किसी जमाने की होम साइंस, जो भी आप है, वही तो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो ये सब अलग कैसे हो गया? साइकोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी है, वो हिस्ट्री से अलग कैसे? तो कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, आपको संबंध का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कला होनी चाहिए। इन सारे विषयों में आपस में कनेक्शन करने के लिए बेहतर उदाहरण आपके पास होने चाहिए। एट प्रेजेंट उदाहरण पैदा कर दे, वो स्किल होना चाहिए।
रटे रटाई उदाहरण ना दें, नहीं तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर रटे रटाई उदाहरण देंगे कि इस क्लास में भी वही उदाहरण, उस क्लास में भी वही उदाहरण, उस क्लास में ही उदाहरण, तो आपके छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके पास वैसी समझ होना चाहिए कि उदाहरण पैदा कर दें, आपके पास वैसी छवि, आपके पास वैसा स्किल होना चाहिए जो एट सिचुएशन दूसरों से कनेक्ट कर दें, सिचुएशनल कनेक्शन आप जोड़ कर लें। अगर ये कौशल है तो बेहतर संवाद आप स्थापित कर सकते हैं। तो एज ए टीचर देखिए बहुत है, ये बहुत कौशल है, लेकिन हम हो ये गया। आगमनात्मक में आ जाएगा भैया ना? जी बताएं। करे उदाहरण देखो समझाने वाला, ये आगमनात्मक में ही आएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।